लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड बकल कैविटी में टंग तक कंप्लीट किया था। नाउ बकल कैविटी का सेकंड पार्ट है टीथ। सर यस बेटा, सर नीचे लिखिए, वो दिख नहीं रहा ऊपर का। ऐसा है क्या? चलो ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा बेटा। सर वो ऊपर का कट रहा है। ओके ओके ठीक है, मैं थोड़ा नीचे। नाउ विजिबल है बेटा? यस सर। ओके, टीथ। वो सबके पास में अपने अपने टीथ होंगे, है ना? नहीं, किसी के पास में भी नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही है सर। देखो, बस केवल 2 लोगों के पास में है, बाकी किसी के पास नहीं है। दांत होते तो कितना अच्छा होता सबके पास। ओके, चलो टीथ। ह्यूमन टीथ के अरेंजमेंट को, बकल कैविटी में अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेंटिशन। उसके पहले टर्म लिख लेते हैं कि टीथ की स्टडी को हम, स्टडी अबाउट टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। तो जहां पर भी ओडोंटो ये टर्म आएगी, ये रिप्रेजेंट करेगा टीथ से रिलेटेड। ओके, ओडोंटो इट मींस टीथ से रिलेटेड। ओडोंटो रिलेटेड टू टीथ। और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉजी ये लॉगस वर्ड से आया है, और लॉगस का मीनिंग होता है टू स्टडी। टू स्टडी अबाउट टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। दैट branch of science which deals with the study of teeth और teeth related problem care, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। रिसर्चर्स to study about teeth, ओके, जो टीथ के बारे में स्टडी करते रहते हैं रिसर्चर्स। ओके, डॉक्टर नहीं, रिसर्चर्स, जो फिर कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर वहां पर टीथ के रिप्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, वो लैबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब या उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, टीथ से रिलेटेड स्टडी करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट, termed as odontologist. Okay, odontologist. While doctors जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, डॉक्टर्स ट्रीट problems related to teeth. Problems related to teeth. उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। यस, डेंटिस्ट। डॉक्टर्स बोला है इसलिए डेंटिस्ट। तो जनरल टर्म हो गए टीथ से रिलेटेड, कि आपको पता ही होना चाहिए
नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन बकल कैविटी। टीथ में टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं हमारी बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इनसाइड बकल कैविटी, बकल कैविटी। Cavity is known as dentition. Dentition. ओके, तो हमारी ओरल कैविटी में टीथ किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से अरेंज है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डेंटिशन। तो ह्यूमन डेंटिशन कैसा है? ह्यूमन डेंटिशन is of heterodont diphyodont and thecodont type. Okay, so human dentition is of heterodont, diphyodont and thecodont type. ये तीन टाइप से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तीनों को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट एंड थीकोडोंट, ये तीन टर्म्स हमको याद रखना है जब भी हम डेंटिशन को रिप्रेजेंट करें। ओके, वही हम कहते हैं कि जब हम ह्यूमन टीथ का नंबर बताते हैं, बताओ ह्यूमन टीथ का नंबर कितना होता है बेटा? 32। 32। ओके, क्या आप में 32 टीथ है? नो फिर कैसे कहा 32? सर ह्यूमन अडल्ट। ओके, तो एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ हो सकते हैं। ओके, अगर उसने किसी से पंगा नहीं लिया हो, टूटे उटे नहीं हो उसके दांत तो। ओके, तो या फिर उसमें विजडम टूथ जो है वो आया हो या नहीं आया हो उसके लिए। तो 32 टीथ एडल्ट में होते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ की अगर हम जब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, तो सभी में अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में, वहां पर मैमल्स में अलग अलग वहां पर आपको दिखेंगे। नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें एडल्ट्स में, तो इन एडल्ट्स जो आप पढ़ते हो जनरली कि कितने टीथ होते हैं, तो कॉमनली आप बता दो 32 टीथ, तो एडल्ट्स के लिए लिखना है आप। फिर एडल्ट्स के लिए लिखा तो मतलब और दूसरी चीजों के लिए भी अलग अलग है क्या? तो ऐसे चिल्ड्रन जिनका एज मतलब इन्फंट भी आप बोल सकते हैं, इन्फंट चिल्ड्रन, इन्फंट्स का मतलब होता है जिसका अभी अभी न्यूबॉर्न बेबी हो, इवन उसको भी इन्फंट आप कह सकते हैं। तो आप 3-4 साल तक उसको इन्फंट बोल सकते हो उसके भी। ओके, तो इन्फंट्स में 20 टीथ होते हैं। ओके, इन्फंट्स में ओनली 20 टीथ होती हैं, 32 नहीं होती। लेकिन आप में 20 भी नहीं है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनमें 20 भी नहीं है और 32 भी नहीं है।
ओके, एडल्ट में अलग क्योंकि होंगे। आप दोनों कैटेगरी में से किसी में नहीं आ रहे हो। ओके, फर्स्ट थिंग तो फिर क्या आप में कितना नंबर हो सकता है? सर 28. यस, वेरी गुड। तो आप में इन अडल्सन, ओके, अगर आप की एज मोर देन 8 ईयर्स से लेकर तो 17 ईयर्स के बीच में है, ओके, जनरली वहां पर आपको 13 टू 17 बताया जाता है। ओके, एडल्सन की एज, एडल्सन मतलब 13 टू 17 ईयर के बीच में, उसको बोलते हैं एडल्सन। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है, ओके, गैमेट बनने की जो एज होती है, प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है, वो अबाउट 13 ईयर के आसपास से स्टार्ट होती है। मेल फीमेल दोनों में प्यूबर्टी की एज अबाउट 13 ईयर्स होती है। कभी कभार ये थोड़ी सी अर्ली आ सकती है 10 ईयर से, या फिर थोड़ा सा लेट आ सकती है 16 ईयर्स से। प्यूबर्टी की जनरल एज जो होती है वो अबाउट 13 ईयर्स होती है, 13 टू 70। ओके, तो जनरली वो जो टीनेज होती है उसमें टीनेज के स्टार्टिंग में ही वहां पर प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने की पावर आ जाती है। ओके, लेकिन गैमेट फर्टिलाइजेशन की पावर नहीं आती। अगर इस एज में अगर कोई गैमेट का फर्टिलाइजेशन कर दे तो उसकी बॉडी की जो सोमेटिक ग्रोथ है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है, जैसे भले ही आप देखते होंगे कि लीवर या हार्ट, सभी बॉडी ऑर्गन्स एक न्यूबॉर्न बेबी में भी होते हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं होते, बने होते, फॉर्म होते हैं, लेकिन डेवलप नहीं होते। उनका डेवलपमेंट 18 इयर्स तक चलता रहता है, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, सभी ऑर्गन्स का। तो अगर कोई 18 इयर्स के पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करे तो उसमें इन ऑर्गन्स का सप्रेशन हो सकता है, ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, डेवलपमेंट रुक सकता है, तो प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकते उनके ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह, उनकी कुछ सेल्स रह जाएगी। क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो उस टाइम पर ऑर्गन्स सोमेटिक ग्रोथ रुक जाती है, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के टाइम पर वेजिटेटिव ग्रोथ या सोमेटिक ग्रोथ सीज हो जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए 18 इयर्स तक, जब तक कि पूरे टोटल 18 इयर्स तक, मतलब आप अभी 15-16 ईयर की एज में होंगे, तो 18 इयर्स तक जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो गर्ल्स की मैरिज की एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर करके रखी है, 18 ईयर कंप्लीट होने पर। ओके, कंप्लीट होने पर, ये भी ध्यान रखना, 18 इयर्स कंप्लीट होने तक जो है वो एडल्सन की एज होती है। तो उस एज में प्यूबर्टी तो है, गैमेट तो बन रहे हैं, लेकिन अगर गैमेट का फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो देन सोमेटिक ग्रोथ रुक जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, ये हो जाएगा। ये ध्यान, इन एडल्सन 20 वहां पर जो है 28 टीथ होते हैं। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि ये कहाँ से आए हैं और कितने होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना, इनको प्रॉपर एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कि जिससे कि हम निकाल सके कि यस कितने टीथ हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। और तीनों के लिए निकालेंगे तब हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूले। ओके, इनके लिए डेंटल फॉर्मूले पढ़ेंगे हम आगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे ह्यूमन डेंटिशन, ये तीनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन फिर डेंटल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। डन? Yes, sir. गुड। ह्यूमन डेंटिशन में नंबर 1 है हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन। हेटेरो इट मींस होमो का जस्ट अपोजिट है हेट्रो। होमो का मतलब आइसो, मतलब सेम,
और हेट्रो मतलब डिफरेंट। डिफरेंट। तो टीथ में सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं हेट्रोडॉन कंडीशन, डेंटिशन, हेट्रोडॉन कंडीशन। हमने कहा हेट्रो, ओके, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ओके। ओडोंट, ओडोंट का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं आता आप लोगों को। रिलेटेड टू टीथ, ओके। तो टीथ से रिलेटेड ऐसी टर्म है जिसमें डिफरेंट होंगे टीथ, तो टीथ डिफरेंट टाइप के। तो हेट्रोडॉन कंडीशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और ह्यूमन बीइंग्स में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिलते हैं? 4। और यस, ह्यूमन टीथ सिंगल को टूथ बोलते हैं। तो ह्यूमन टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट शेप्स। तो 4 डिफरेंट शेप्स के वहां पर प्रेजेंट है, ओके। फर्स्ट इंसिजर्स, ओके, कैनियंस, कैनाइन, फ्लैट Canines, है, premolar and molar. ओके। फ्लैट इलोंगेटेड होते हैं। फ्रंट टीथ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसिजर्स, ओके। और ये इंसिजर्स टोटल नंबर में, मतलब ये अपर जॉ में यहाँ पर हम इधर लिख देते हैं कि अपर जॉ में कितने रहेंगे ये टीथ और लोअर जॉ में कितने रहेंगे, तो सबके लिए लिख दिए जाएंगे। अपर जॉ, लोअर जॉ, इस तरह से इसको अलग ही क्लासिफाई कर देते हैं। तो इंसिजर अपर जॉ में कितने होते हैं? तो अपर जॉ में 4 होते हैं और लोअर जॉ में भी 4। मतलब टोटल नंबर कितना हो गया इंसिजर्स का? 8। 8. 8। तो इंसिजर्स 8 होते हैं हमारे पास, ओके। तो जो फ्रंट वाले टीथ हैं इसमें फ्रंट में 4 लोअर जॉ वाले और 4 अपर जॉ वाले, ओके, फ्लैट इलोंगेटेड, ये टोटल 8 हो गए। इंसिजर के बाद में नेक्स्ट नंबर है कैनाइन्स। कैनाइन शार्प चिजल शेप टीथ होते हैं, ओके, सच टाइप के मिलते हैं जिसमें एक पॉइंटेड एंड होता है और ये टीयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ने वगैरह के लिए होते हैं किसी चीज को, ओके। जैसे आप अगर कोई चिप्स का पैकेट फाड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना, हाथ से नहीं फट रहा है तो माउथ से फाड़ते हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं कैनाइन का। तो जो नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या नॉन वेजिटेरियन मैमल्स होते हैं उनमें ज्यादा डेवलप होते हैं कैनाइन्स, ओके। इसलिए आपने देखा होगा कि जो टाइगर है उसके कैनाइन्स बहुत बड़े होते हैं, ओके। डॉग है तो उसके कैनाइन जो है वो थोड़े ज्यादा बड़े वहां पर उस तरह से, ठीक है। तो कैनाइन, तो जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनमें कैनाइन ज्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि वो फाड़ने के लिए काम आते हैं। मसल्स जो रहता है, फ्लैश जो होता है उस फ्लैश को फाड़ने के काम आता है कैनाइन्स, इस तरह से, ठीक है। दूसरा वाला कैनाइन इसका जैसा ऐसा वाला होगा, ठीक है। एक इधर से रहेगा और एक ऐसा रहेगा उसके ठीक इस तरह से, ठीक है। आपको इसी को
इधर की तरफ बनाना है, वो एटीटी से चेंज कर दे। कैनाइंस इस तरह के चीजल शेप टीयरिंग के लिए काम आने वाले, और ये जो चार अपर या लोअर जॉ में जो चार इंसिजर है उनके साइड वाइज मिलते हैं एक एक, मतलब अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में भी 2। टोटल कितने हो गए हैं? 4 4 कैनाइंस हो गए 4। देन उसके बाद में नेक्स्ट है प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स। ओके, प्रीमोलार्स मतलब इस टाइप। अब मोलार, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलार, इसमें आप आसानी से प्रीमोलार और मोलार्स को फर्स्ट 2 को, लेटर 2 को आसानी से देख सकते हो अगर आप उनकी रूट देखो तो। ओके, तो ये जो दिखा रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं क्राउन। जो पार्ट हमारे टीथ का विजिबल होता है, गम्स के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। ओके, तो ये क्राउन दिखा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अब हम इन दोनों को लेटर 2 से अगर डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है, डिफरेंट आपको दिखाना है उनको, तो आपको उनकी रूट भी देखना पड़ेगा। अब जैसे इसकी रूट जो गम्स के अंदर होगी वो इस तरह से, इसकी इस तरह से, ठीक है, वहां पर शार्प यहाँ पर, लेकिन इनकी 2 रूट निकलेगी। ओके, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ओके, इनमें 2 रूट्स होती है, इनमें सिंगल रूट होती है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है यहाँ पर। कैनाइन का मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन प्रीमोलार्स और मोलार्स में एक और डिफरेंस है। प्रीमोलार्स में ये जो इस तरह से हमने जो बैंड बनाया है, ठीक है, आप वेव जैसा दिखते हो वैसा, तो ये जो बैंड बनाया इसको बोलते हैं वहां पर कस्प। ये सिंगल कस्प है, मोनोकस्पिक। ओके, एक कस्प जो बनाया हमने ये सिंगल है। ओके, तो मोनोकस्पिक, सिंगल कस्प, एक ही कस्प होता है। लेकिन जब हम मोलार्स को बनाते हैं तो मोलार्स में 2 कस्प होते हैं। ओके, मोलार्स में जब हम मोलार्स को ड्रॉ करेंगे तो एक, देन सेकंड, इस तरह से। ओके, 2 कस्प बनाएंगे हम मोलार के लिए। 1 और सेकंड, 2 कस्प है वहां पर मोलार के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल कस्प हुआ प्रीमोलार, 2 कस्प है मोलार। ओके, प्रीमोलार्स का नंबर लोअर जॉ में कैनाइन के बाद में, हर कैनाइन के बाद में 2 प्रीमोलार्स होते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर मोलार्स में 3 रूट्स रहती है ना? किसमें 3 रूट्स रहती है? मोलार्स किसमें बेटा? मोलार्स सर। नहीं, वो एक्सटेंशन रहता है जो एक्चुअल में 2 ही रूट रहती है, लेकिन एक्चुअल में एक्सटेंशन वहां पर दिखता है आपको उस रूट का, तो आपको 3 टाइप दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर प्रीमोलार और मोलार्स में 2 ही मेन रूट होती है, उसकी एक्सटेंशन वहां पर रहता है। तो इधर की तरफ से आपको दिख रहा है 3D, जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये थर्ड वाली रूट है। प्रीमोलार्स का नंबर हम देख रहे थे, केनाइन के बाद, ईच केनाइन के बाद में 2 प्रीमोलार्स आपको बनाने हैं। ओके, ईच केनाइन के बाद 2 प्रीमोलार्स। तो जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ में 4 इंसिजर के दोनों तरफ एक एक केनाइन था, तो हर एक केनाइन के बाद में 2 प्रीमोलार्स। तो लोअर जॉ में कितने हो गए प्रीमोलार्स? लोअर जॉ में 4 हो गए। ओके, अपर जॉ में 4 4। ओके, टोटल कितने हो गए? 8। 8। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी में डायग्राम है,
वहां पर उस डायग्राम को ऐसा बना करके हम हौच पौच बनाए वहां पर और समझने में दिक्कत होती है, उसकी बजाय यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं कि इस चीज को पढ़ करके जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे आपको कहाँ पर ऑब्जर्व करना है उनको, उसके बाद में आप वहां पर आसानी से देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा डायग्राम। अब लास्ट बचते हैं मोलार्स। मोलार्स तो हम एडल्ट टीथ में देख रहे हैं पहले 32 वाला, ठीक है। तो जो मोलार्स होते हैं मतलब मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो हम देख रहे हैं पहले। तो मोलार्स प्री मोलार्स के बाद, प्री मोलार्स जो दो हमने बनाए, प्री मोलार्स के बाद में 3 मैक्सिमम मोलार्स आ सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 मोलार्स ईच साइड में आएंगे। तो इधर 3 इधर 3, लोअर जॉ में टोटल कितने हो गए? 6। अपर जॉ में कितने हो जाएंगे? 6 6 टोटल कितने हो गए बेटा? 12 12 ओके, और इस तरह से ये मैक्सिमम नंबर है ह्यूमन बीइंग में टीथ का। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया? टोटल नंबर करके देख लो, 8 + 4 12 + 8 20 20 + 12 32। इसलिए मैक्सिमम टीथ का नंबर हमें 32 होता है। ओके, 32 के नीचे ही वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई एनामोली हो जाए, कुछ वहां पर जेनेटिक डिस्टरबेंस हो जाए, तो ही वहां पर 32 से आगे या कम वहां पर टीथ हो सकते हैं 18 इयर्स के बाद में। जनरली जो लास्ट मोलार्स आते हैं, थर्ड वाला मोलार, ओके, उसको हम विजडम, सिंगल को विजडम टूथ, मेनी को विजडम टीथ कहते हैं। लास्ट वाला मोलार अगर बात किया तो लास्ट वाले कितने मोलार हो जाएंगे? इधर का हाफ लोअर जॉ का राइट साइड वाला मोलार एक, थर्ड वाला लेफ्ट साइड वाला लोअर जॉ का एक मोलार। तो थर्ड वाले मोलार कितने हो गए लोअर जॉ में? 2। ऐसे ही अपर जॉ में 2। तो टोटल थर्ड मोलार कितने हो गए हमारे डेंटिशन में, हमारे ओरल कैविटी में? 4। तो 4 टोटल नंबर ऑफ टीथ, 4 जो टीथ होते हैं वो थर्ड मोलार टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और थर्ड मोलार को हम बोलते हैं विजडम। अगर चारों को एक साथ बोलेंगे तो विजडम टीथ का नंबर कितना है टोटल? 4। ओके, विजडम टीथ का नंबर है 4, सिंगल को विजडम टूथ। ओके, लेकिन टोटल कितने हमारे पास में? थर्ड मतलब लास्ट वाले 4। ओके, और यही आप में आना बाकी है। ओके, तो आप में अभी विजडम टीथ आना बाकी है। विजडम टीथ को, विजडम का मतलब कोई बताएगा जल्दी से? सर वाइज विजडम। यस बेटा, कम अगेन। सर वाइज। वाइज, गुड। और अकल। विजडम का मतलब, विजडम का लिटरल मीनिंग पूछ रहा हूँ, वो तो बराबर है तुम्हारा मतलब कि हम उसको हिंदी में वहां पर मराठी में अकल से जोड़ करके देखेंगे, अकल वहां पर बोलेंगे। विजडम नॉलेज, फ्रीडम विथ नॉलेज। ओके, ऐसा है फ्रीडम विथ नॉलेज, मतलब आपको पता, आपकी फ्रीडम को तो आप बोलोगे, विजडम मतलब फ्री। ओके, तो फ्रीडम, बट फ्रीडम विथ नॉलेज इसको बोलते हैं विजडम। मतलब आपको, आप फ्री भी है, ओके, लेकिन उसके साथ साथ में मैच्योर भी है, नॉलेज भी है आपको। ओके, कि आपकी लिमिट कितनी है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे करना है। ओके, आपको कैसा बिहेव करना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को, ये जो सारी चीजें आती है उसको बोलते हैं विजडम। ओके, तो फ्रीडम विथ नॉलेज इसको बोलते हैं विजडम। मतलब वो वाइज भी है और फ्रीडम भी है उसके पास में, तो विजडम। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं शायद 2 वर्ड से मिलकर बना हो ये, वाइज WISE और फ्रीडम का डम वहां पर, ऐसा हो सकता है। लेकिन विजडम का मतलब फिर वहां पर हो जाएगा कि उसको फ्री भी और वाइज भी है, मतलब नॉलेज भी है और फ्री भी है। तो
उसको पता है कि अपनी लिमिट कितनी है, फ्रीडम की लिमिट कितनी है। ओके, दूसरों के इसमें पॉप ना करे, वो नोज अपनी, ठीक है, या किसी की लेग पुल ना करे, ठीक है। तो उसको पता है कि उसकी फ्रीडम कितनी है, उसके कारण किसी को दूसरे को तकलीफ ना हो और वो अपना काम प्रॉपर कर सके। तो मतलब मैच्योरिटी से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके डिसीजन जो है या उसका बिहेवियर जो है वो एक मैच्योर पर्सन की तरह होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैच्योरिटी से जोड़ दिया जाता है इसको, और इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पर इसलिए जो जनरली हमारी बॉडी में जो हार्मोन का रेगुलेशन होता रहता है वो अबाउट 18 इयर्स तक जो है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि 13 इयर्स के आसपास जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पर रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सीक्रेशन हमारी बॉडी में होने लग जाता है, और उसके कारण बॉडी में पहली बार वो हार्मोन्स आते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में ब्रेन उसको कंट्रोल करता रहता है। तो ब्रेन का ज्यादातर जो पार्ट होता है कंट्रोलिंग, वो ज्यादातर जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए चला जाता है कि बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। पहली बार वो हार्मोन्स आ रहे हैं इतने सालों के बाद में, 13 इयर्स का कम से कम वो हो रहा है पर्सन, उसके बाद में पहली बार अचानक से कोई हार्मोन्स आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम मिनिमाइज कर सके, इसलिए वो उसके इफेक्ट जो होता है, उसकी जो हीट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट लगती है, उसके कारण फिर पिंपल्स, एक्ने, ऐसी या फिर ऑयल सिक्रीशन, ठीक है, ये चीजें दिखती है। तो ये बताता है कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बनना शुरू हो रहे हैं, और वो हार्मोन्स अभी 4-5 साल तक उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर एक बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर लेगी कि हाँ ये कंटिन्यूअसली आ रहे हैं 4-5 साल से, ये आते रहेंगे आगे भी। ओके, तो बॉडी उसके लिए अडॉप्ट हो जाती है, कोप अप कर लेती है बॉडी। ओके, लेकिन तब तक मतलब इसीलिए 13 से 18 इयर्स तक वहां पर जो है वो हो सकता है कि ब्रेन मैच्योर डिसीजन ना ले सके, इसलिए इस एज में पेरेंट्स से कंसर्न करके ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स उस एज से जा चुके हैं, जनरेशन गैप को आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वो उस एज से जा चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि इस एज में क्या होता है क्या नहीं है, या फिर आपके जो नए डिसीजन लेना है फ्यूचर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो उसमें वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स या टीचर्स, इनसे ही आप जो है वहां पर इन तरह की चीजें कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेम जनरेशन वाले, आपके सेम एज वाले इस फ्रेंड के साथ में जो है वो अच्छे वहां पर तरह से आप समझ सकते हो उससे, लेकिन वो भी उसी प्रॉब्लम में है, ठीक है। उसकी बजाय वो पर्सन जो आपके बहुत पास में है, जो सही आपको गाइड करेगा, 100% सही गाइड करेगा, वो आपके पेरेंट्स, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज में वहां पर डिसीजन लेते समय पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स से एटलीस्ट गाइड, वो उनका गाइडेंस लेना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, एंड देन फिर आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपका डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे डिसीजन जो है वो रॉन्ग हो आपके, या फिर आपको लग रहा है कि अभी करेक्ट है लेकिन नियर बाय फ्यूचर में वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इसके लिए इस एज में जब तक कि आप पूरे टोटल 18 इयर्स के नहीं होते, इसलिए कम से कम गाइडेंस या जो उनके सजेशंस होते हैं पेरेंट्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस एज तक ये होता है, इसलिए विजडम टीथ को वाइजनेस, अक्ल से जोड़ा जाता है, इसलिए मराठी हिंदी में इसको अक्लदाड़, अक्कलदाड़ ऐसा बोलते हैं। हिंदी में अक्लदाड़ और मराठी में अक्कलदाड़ ऐसा बोलते हैं, ओके। तो बहुत बार कभी कभार शायद आपने किसी मराठी मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह में सुना हो, आजकल पेरेंट्स बहुत कम बोलते हैं ऐसा बच्चों को, लेकिन क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ही जो है वो कोजी हो गए, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ उनको बोला जाए तो बहुत ही मतलब मन पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सॉफ्ट हो गए बच्चे आजकल। अदरवाइज मतलब ऐसा कि अगर उसने कुछ बोला, वहाँ पर 16-17 ईयर ओल्ड है कोई बॉय या गर्ल, तो हमारे टाइम पर तो पेरेंट्स ऐसे बोलते कि तुला तर अजून अक्कलदाडच नहीं आली, ओके, मतलब तुम्हें तो अभी अक्कलदाड़ नहीं आई है, मतलब अभी मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं आई है, इसलिए आपको थोड़ा सा सजेशन लेने की या किसी दूसरे की जो मैच्योर्ड है, तो पेरेंट्स की आपको थोड़ा सा सजेशन या गाइडेंस लेने की जरूरत है अभी आपके डिसीजन में। कभी किसी ने सुना है ऐसा कि तुला तर अक्कल दाढ़स नहीं आली? हाँ सर। सुना है? हाँ सर सुना। तो इसलिए बताया जाता है
तो जनरली उसको एज से रिलेट नहीं करते, मैच्योरिटी एज से रिलेटेड नहीं होती। ओके, बहुत सारे लोग इवन 13-14 इयर्स की एज में भी या उससे कम एज में भी जो है वो मैच्योर हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैच्योरिटी हमेशा एक ही है, लेकिन हम जो बायोलॉजिकली बताते हैं वो एवरेज बताते हैं सबके लिए, तो वो मैच्योरिटी जो है वो अबाउट 18 इयर्स तक आ जाती है। किसी किसी को तो अबाउट 30, 40, 50 इयर्स तक भी मैच्योरिटी नहीं आती। ओके, मैच्योरिटी इट मींस कि इमैच्योर डिसीजन नहीं ले। मैच्योरिटी का रिप्रोडक्शन से रिलेशन कोई नहीं है। मैच्योरिटी का डिसीजन पावर, आपकी जो डिसीजन टेकिंग है वो कितना आप जो है वो सारी चीजों को कोरिलेट करके फिर आपका डिसीजन लेते हो, उससे डिपेंड करता है। ओके बेटा, सर स्क्रीनशॉट हो गया बेटा इसका? पूछ सकते हो बेटा डाउट, क्या पूछना है आपको? यस सर, थर्ड मोलार के बारे में प्लीज वापस बताइए ना। मीन्स वो 4 क्या है, मतलब कैसा है? क्या बेटा, किसके बारे में? थर्ड मोलार। थर्ड थर्ड मोलार। मोलार। हाँ ओके, सर। थर्ड मोलार तो टोटल 3 मोलार्स हैं, एक साइड में 3 है, तो टोटल इस साइड में लोअर जॉ के 3 है, इस लोअर जॉ में 3 है, 3 + 3 हो गए, सो सॉरी 3 + 3 हो गए 6। ओके, सो लोअर जॉ में 6 है नंबर, और इसी तरह से अपर जॉ में भी है 3 इधर और 3 इधर लास्ट में, इसलिए हो गया 6। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब ये जो 6 या मतलब 3 है हर एक जगह पर, उनमें से थर्ड वाला जो होगा, लास्ट वाला, ठीक है, वो सबसे लास्ट में इरप्ट होता है, सबसे लास्ट में आता है इन 32 टीथ में। जो भी मतलब इन चारों टाइप में मोलार में सबसे लास्ट आता है। ओके, एक थर्ड मोलार एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो 2 मोलार्स हैं, थर्ड वाले को छोड़ दिया जाए, 2 मोलार्स वो मिल्क टीथ में भी आ जाते हैं, बच्चों में भी आ जाते हैं। ओके, लेकिन फिर वो फॉल हो जाते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट आ जाते हैं। ओके, तो थर्ड वाला मोलार ह्यूमन बीइंग्स में अबाउट 18 इयर्स या उसके बाद में ही देखा जाता है जनरली। किसी किसी में 16-17 में भी देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शंस होंगे फिर, क्योंकि ऐसे केसेस 1-2 इन बिलियन होंगे, ठीक है, बिलियंस में 2-4 लोगों को ही, ऐसा 1-2 लोगों को ही हो सकता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अबाउट 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, और अगर ऐसा अगर आप में हो रहा है किसी में, तो आप क्यों गिने चुने लोगों में हो, 16-18 लोगों में, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि हमारा थर्ड मोलार आ गया है, मुझे तो आ गया है। ओके, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता हो कि नहीं थर्ड मोलार है, तो आप पहले वो प्री मोलार और मोलार को प्रॉपर चेक करो कि भाई आप एक मोलार को 2 मोलार या प्री मोलार को जो प्री मोलार है उसको आप वहाँ पर प्रॉपर, वहाँ पर 2 तो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग में कभी कभार वहाँ पर प्रॉपर काउंटिंग से जब तक वो बाहर नहीं निकाले जाते तब तक अच्छे से काउंटिंग नहीं होता, या फिर अच्छे से उसको कोई डेंटिस्ट चेक ना करे तब तक। तो जो थर्ड वाला मोलार है ये लास्ट में आता है बेटा, ठीक है, और ये अबाउट आता है 18 इयर्स के आसपास, और बायोलॉजिकली 18 इयर्स के आसपास में फिर वहां पर हम देखते हैं कि ब्रेन वहां पर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कंट्रोल करने लग जाता है वहां पर प्रॉपर, ठीक है, और वहां पर फिर उस पर्सन की डिसीजन पावर जो है वो अच्छी हो सकती है अगर वो सारे सर्कमस्टेंसेस को यूज करे तो, ठीक है। और इसलिए फिर हम उसको विजडम से रिलेट करके देखते हैं, इसलिए वो टीथ जब आ रहे हैं उस टाइम पर विजडम है मोस्ट ऑफ द पर्संस के पास में, फ्रीडम विद नॉलेज, ठीक है, इसलिए उसको वहां पर विजडम टूथ थर्ड मोलार को बोलते हैं, और ऐसे टोटल 4 है, इसलिए विजडम टीथ का नंबर 4 है। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। किसी को और कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं, फिर सेकंड टाइप हम अब कल पढ़ेंगे, आप लोग की सेकंड क्लास भी रहेगी से, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब 2 टाइम्स इरप्ट होने वाले टीथ। ओके, तो हमारे टीथ, कुछ टीथ 2 बार आ सकते हैं। ओके, एक बार मिल्क टीथ आते हैं, और जो मिल्क टीथ फॉल होते हैं बचपन में जब, ठीक है,
तो उसके बदले में नए परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, तो जब मिल्क टीथ टूटते हैं तो आपने देखा होगा कि बचपन में आपके बहुत बार जो है वो छोटे छोटे बच्चे जब मिल्क टीथ टूटते हैं तो क्यूट लगते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के टूटते परमानेंट टीथ तो वो अच्छे नहीं लगते, खिड़की दरवाजे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो फॉल होते हैं मतलब मिल्क टीथ, और उसके बदले में परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये 2 बार आने वाले रहते हैं हमारे इसमें, लेकिन परमानेंट टीथ आ गया और वो टूटा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास में अभी जो टीथ है वो परमानेंट टीथ है। ओके, इसलिए बच करके रहना, इससे पंगा वंगा मत लेना, नहीं तो एक बार अगर टूटा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, रिप्लेसमेंट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे डायोफाइडॉन कंडीशन और थिकोडॉन कंडीशन के बारे में, और टीथ का स्ट्रक्चर, एक टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय बेटा।